गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 11 में समुच्चय सिद्धांत का दूसरा भाग जो है देखेंगे। और इसमें जो है हम लोग पहले दिन जो है पढ़े थे कि समुच्चय की परिभाषा पढ़े थे, समुच्चय का निरूपण, और फिर जो है कि समुच्चय में अवयव, और फिर जो है कि उनका जो है रिप्रेजेंटेशन देखे थे, कैसे जो है कि हम लोग उसको व्यक्त करेंगे, ठीक ना। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कुछ मानक समुच्चय, ठीक ना, कुछ मानक समुच्चय, कुछ मानक समुच्चय। जैसे हम देखें सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। पहला है सम्मिश्र या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, संख्याओं का समुच्चय। इसे हम दर्शाते हैं जेड से, ठीक है, इसे हम जेड से दर्शाते हैं। और जेड इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, ठीक है, a प्लस आई बी सच दैट a कामा b बिलोंग्स टू r होगा। और i जो है i इक्वल टू अनुरूप में -1 है, ठीक है। ये हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय जाएगा। इसके बाद जाता है दूसरा जो है हम देख सकते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, का समुच्चय। और ये जो है हम इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें जो है -∞ टू +∞ सभी संख्या आती हैं। r इक्वल टू ये जो है हम लिख सकते हैं -∞ से +∞, ये सभी संख्या आएंगी, ठीक है। तीसरा आता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हम इसे जो है q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है q इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू p बाई क्यू, q नॉट इक्वल टू 0। और हम लिखेंगे p और q सअभाज्य संख्या है, ठीक है, सअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है चौथा हम देख सकते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। और यह जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय जो है ये वास्तविक संख्याओं में से हम परिमेय संख्याओं को घटा देते हैं इसके लिए, ठीक है, ये r माइनस क्यू कर देते हैं, ये अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय रहता है, ठीक है, r माइनस क्यू। इसके बाद अगर हम देखें तो इंटीजर्स का सेट कह सकते हैं, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक में जो कि -∞ से +∞ तक सभी इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। जिसे हम देख रहे हैं पूर्णांकों के समुच्चय को, पूर्णांकों के समुच्चय को जो है पूर्णांकों का समुच्चय, ये चौथा पॉइंट होगा, हो सकता है, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय ये होता है, इसको हम जो है i से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है -∞ से -∞ से डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार जो आगे बढ़ता है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पूर्णांकों का समुच्चय। इसी प्रकार जो है हमसे कह देता कि जो है ऋणोत्तर पूर्णांकों या जो है माने ऋणोत्तर पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांकों का समुच्चय। तो हम इसे जो है देखेंगे i 0 से दर्शाते हैं, i 0 नीचे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये आता है 0 1 2, या इसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम जो है होल नंबर भी कहते हैं। ये जो है आता है, ये पूर्णांकों का जो है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांकों का समुच्चय या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का
समुच्चय, ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय जिसे हम i प्लस से दर्शाते हैं, ठीक है, और ये होता है 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। इसे हम जो है प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हुआ, ठीक है। तो ये जो है कुछ समुच्चय हैं, मानक समुच्चय हैं, जिन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा आता है समुच्चय के प्रकार में, समुच्चय के प्रकार, और पहला प्रकार आता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, या इसको हम जो है नल सेट कहते हैं, नल सेट, या इसे हम जो है एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, या इसे हम वाइड सेट कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये नल सेट, एम्प्टी सेट या वाइड सेट जो है, या फिर जो है रिक्त समुच्चय, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही ना हो, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे हम जो है फाई से दर्शाते हैं, इसे फाई से या तो दर्शाएंगे या फिर जो है मझला कोष्टक देखिए खाली दिखाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये जो है हमारा, ये भी रिक्त समुच्चय हो सकता है या फिर ये भी रिक्त समुच्चय हो सकता है। लेकिन यदि ये इस प्रकार से लिख दे तो यह जो है ये रिक्त समुच्चय नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका जो है एक अवयव हो गया फाई, ये जो है हमारा ये सिंगलटन सेट या फिर देखिए एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक है, ये कह सकते हैं। और इसी को देखिए अगर हम ऐसे भी लिखें तो यह भी जो है कि हमारा ये रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये जो है हमारा एक अवयव इसमें 0 हो गया तो देखिए हमारा सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है, ये हम देखेंगे। अब हम देखेंगे, अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिक्त समुच्चय होता है ये जो है रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और रिक्त समुच्चय जो होता है यह जो है हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है। ये पहली बात की है जो है कि अद्वितीय होता है, रिक्त समुच्चय जो होता है अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि ये जो है हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, सभी समुच्चयों का, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम जो है इसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा समुच्चय वो है एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है, या यूनिट सेट भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका दूसरा है सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय या हम इसे कहते हैं सिंगलटन सेट या बोलते हैं यूनिट सेट, ठीक है। इसमें जो है केवल एक ही अवयव होता है, माने वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, ये क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें
केवल एक अवयव होता है, केवल एक अवयव होता है, एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे में हम देखेंगे, जिसे दे दे कि a बराबर 1, ये क्या हो जाएगा हमारा एकल समुच्चय, या फिर कह दे कि a बराबर x सचराय x 3 से बड़ी और 5 से छोटी, 5 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है, छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इस प्रकार लिख दे तो ये जो है a बराबर हो जाएगा, अब 3 से बड़ी और 5 से छोटी तो 4 ही होगा केवल, तो देखिए यह हमारा एकल समुच्चय है। ठीक है, इस प्रकार हम एकल समुच्चय को निरूपित करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे, इसको हम आइडेंटिटी जो है एकल समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा है, इसके बाद उप समुच्चय की बात करना है। ठीक है, उप समुच्चय किसे कहते हैं। तीसरा है उप समुच्चय। देखो ये हम जो है उप समुच्चय या सबसेट बोलते हैं, उप समुच्चय या इसको हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम समझें। जैसे मान लो कि कोई समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 दिया हुआ है, और हम दूसरा कोई समुच्चय लें b, और b में जो है a से कम अवयव हो, b में a से कम अवयव हो या उसके बराबर अवयव हो, जिसे हम 1 2 ले लें b बराबर, तो हम कहते हैं कि b जो है a का उप समुच्चय है। हम कहेंगे कि b और उप समुच्चय a है। उप समुच्चय का चिन्ह जो है ये होता है, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये उप समुच्चय का चिन्ह है। तो हम जो है बोलते हैं कि b उप समुच्चय a है, ये b सबसेट a, या फिर पढ़ते हैं कि b a का उप समुच्चय, b a का उप समुच्चय है, इस प्रकार हम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे जो है हम यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो है जिसे हम जो है तीसरा देख रहे हैं, इसी में जो है समझ लें। ठीक है, उप समुच्चय में ही, जिसे a बराबर जो है अगर इंटीजर दिया है या फिर जो कि 1 2 3 4 दिया है। ठीक है, और b बराबर दे दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो है हम देख रहे हैं कि a के सभी अवयव b में लाई कर रहे हैं या फिर b में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि a जो है b का उप समुच्चय, a उप समुच्चय b है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। अब जो है इसके बाद हम देखेंगे अगला है बराबर समुच्चय या इक्वल सेट। ठीक है, बराबर समुच्चय। चौथा जो है हम देखेंगे बराबर समुच्चय, बराबर समुच्चय या तुल्य हम कह सकते हैं बराबर समुच्चय, या जो है कि इसको हम कहते हैं इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेट। अब जब दो समुच्चय ऐसे हो कि उनके सभी अवयव जो कि एक दूसरे में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, या फिर जो कि पाए जाए, जिसे a बराबर हम लिख दें 1 2 3 और b बराबर भी लिख दें 1 2 3। ठीक है, तो हम कहेंगे कि a और b क्या है, बराबर समुच्चय, a बराबर b, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट। पांचवा है तुल्य समुच्चय, या इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब इसमें जो है हम देखेंगे यदि दो समुच्चय हैं उनमें अवयवों की संख्या तो बराबर है, लेकिन अवयव जो है आपस में बराबर नहीं है। जिसे हम a बराबर लिख दें 1 2 3 और b बराबर लिख दें a b c,
इनमें अवयवों की संख्या तो बराबर है, इसमें भी 1 2 3 अवयव है, इसमें भी 1 2 3 अवयव है। तो हम जो है कि ए और बी को कहेंगे कि ये क्या है, तुल्य समुच्चय है, ठीक है। ये जो है क्या कहलाएंगे, ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग देखें आगे, तो अगला है हमारा, एक आता है सुपर सेट, ठीक है। ये जो है छठवां हो जाएगा सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट या जैसे हम जो कि ए बराबर 1 2 3 ले लें और बी बराबर ले लें 1 2 3 4, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बी जो है ये बी में ए के सभी अवयव लाई कर रहे हैं, तो हम बी को ए का सुपर सेट कर सकते हैं, या फिर देखिए हम इसी को जो है ए को बी का उप समुच्चय भी कर सकते हैं। तो सुपर सेट जो होता है वह जो है उप समुच्चय का विपरीत है, यानी कि अगर हम लिखेंगे या उप समुच्चय तो हम लिखते हैं ए सबसेट बी, ठीक है। ये जो है ए सबसेट बी कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जो है इस प्रकार से लिखें, ये बी की तरफ जो है ऐसे कर दें, तो ये कहलाता है बी सुपर सेट ए, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर देखें हम, तो अब जो है उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने की बात करते हैं, ठीक है। उप समुच्चय कितने होंगे ये हम जो है देखें। देखो इसे हम जो है ए बराबर मान लें, उप समुच्चय ज्ञात करना, ठीक है। उप समुच्चय ज्ञात करना है हमें, कैसे ज्ञात करेंगे और कितने उप समुच्चय होंगे ये भी जो है हमें जानना है, ठीक है। मान लें कि ए कोई जो है समुच्चय है ए बी सी, ठीक है, और इसके उप समुच्चय हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो उप समुच्चय मतलब वे समुच्चय जिनके सभी इसमें लाइन करें, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, इसका उप समुच्चय कहेंगे। तो एक तो जो है फाई जो है यारिक समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय है, यानी पहला उप समुच्चय हो जाएगा फाई। दूसरा हम मानते हैं, दूसरा उप समुच्चय जो है ये हम जो है कि पहला उप समुच्चय फाई ले लिया है, दूसरा उप समुच्चय मानते हैं A1 और इसके बराबर A है, ठीक है। फिर जो है A2 कर देंगे, मानते हैं कि ये B है, फिर A3 कर देंगे, ये जो है हमारा C है, ठीक है। और फिर जो है कि हम कर दें A4, ये हो जाएगा A, B, दो अवयवों का समुच्चय। फिर जो है कि A5 कर दें हम, ये BC कर दें, फिर जो है कि A6 कर दें, ये हो जाएगा AB, AC कर दें, ठीक है। और फिर जो है कि हम A7 कर दें और ये कर दें ABC, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब जो है इसके उप समुच्चयों की संख्या की बात करते हैं, उप समुच्चय कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उप समुच्चय आ गए, ठीक है। माने इसमें जो है अगर 3 अवयव हैं तो इसके उप समुच्चय 8 हो गए, ऐसे ही 4 रहेंगे तो इसको 16 हो जाएंगे। अगर 2 अवयव रहते हैं, जैसे A बराबर रहता 1 2, तब हम देखते हैं कि इसके कितने उप समुच्चय होते हैं। तो A जो है कि एक तो 5 हो जाता, दूसरा हम जो है कि A1 कर देते हैं, ये 1 के बराबर, फिर A2 कर देते हैं, ये जो है कि 2 के बराबर, और फिर जो है कि A3 कर देते हैं, ये A1 2 के बराबर, ठीक है। तो इसके कितने उप समुच्चय हो जाते हैं, 4 जाते हैं। तो जब 3 अवयव है तो 2 की घात 3 यानी 8, जब 2 अवयव है तो 2 की घात 2 यानी 4, ऐसे ही जब 4 अवयव है तो 2 के घात 4, और जब इसी प्रकार जो है n अवयव हो जाएंगे, यदि किसी समुच्चय में n अवयव है, ठीक है। पहले तो हम जो है कि ये ज्ञात करना से गया जो है कि उप समुच्चय, अब जो है कि किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या, किसी समुच्चय के किसी n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, ठीक है। ये जो है इतने अवयव इसमें आता है।